हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे क्योंकि इससे पहले हम केवल क्लास 10th का मैथ ही पढ़ाते थे, क्लास 10th और 9th का। लेकिन अब से हम 11th और 12th वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे, रेगुलर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, रेगुलर वीडियो अपलोड भी करेंगे। ठीक है बाबू। तो आज हम लोग एक नई शुरुआत बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। यानी पहले चैप्टर जो सेट चैप्टर है, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, वो क्लास 11th मैथ का जो एनसीईआरटी मैथ है उसका पहला चैप्टर है। तो हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्लास देखेंगे। थ्योरी में हम लोग थ्योरी जो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक ऐसे हम थ्योरी देंगे आप लोग को ना, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब सभी क्वेश्चन पे लागू होगा, सब क्वेश्चन आप अच्छे से बनाइएगा। इस वीडियो के अलावा आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रश्नावली सोल्व कीजिएगा तो। ठीक है बाबू। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है ना, और क्लास 11th के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम लोग ले लिए यहाँ पे पहले चैप्टर सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेट्स का अर्थ क्या होता है, मतलब सेट मतलब क्या होता है। सेट्स जब भी आपके दिमाग में कोई गाएगा सेट, तो सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना या इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा, इकट्ठा करना। ठीक है ना, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, या इंग्लिश में एक तरह से कहा जाता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन, कलेक्शन करना। ठीक है ना, ये क्या होता है? सेट्स। अगर आप किसी वस्तु का कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई कहेगा आप सेट्स की प्रक्रिया कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं, चाहे हमारे घर में बहुत प्रकार की वस्तुएं होती है। ठीक है ना, तो वस्तु का जब अलग अलग वस्तु का मतलब इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको सेट्स की प्रक्रिया में लाते हैं। ठीक है ना, कि सेट्स कर रहे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको हम लोग सेट को क्या बोलते हैं? सेट को क्या बोलते हैं? समुच्चय, हिंदी में। ठीक है बाबू, और इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो सेट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ, अर्थ क्या होता है बाबू? अर्थ होता है आपको जमा करना, इकट्ठा करना या कलेक्शन करना। ठीक है ना, सेट का अर्थ होता है। अब सेट को सबसे पहले मतलब किसने मतलब क्या किया, इसको प्रतिपादित किया, किसने बताया सेट के बारे में? तो सबसे पहले सेट का जो फादर होता है, यानी इसको कहा जाए सेट्स का फादर। सेट्स का फादर कौन है, या सेट का पिता? सेट का पिता कौन है बताइए तो। सेट का पिता कौन है बताइए तो। जॉर्ज, इनका नाम है जॉर्ज कैंटर। क्या नाम है? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर। अब जॉर्ज कैंटर कौन है? एक जर्मन गणितज्ञ थे। क्या थे? एक जर्मन गणितज्ञ है। क्या है? जर्मन, जर्मन गणितज्ञ, गणितज्ञ। ठीक, ठीक है ना, क्या थे? जर्मन गणितज्ञ थे। ठीक है ना, इन्होंने 19वीं सदी में, कब बाबू? 19वीं सदी में, यानी 19वीं सदी में, 19वीं सदी में, ठीक है, समुच्चय का प्रतिपादन किया। क्या किए? समुच्चय का प्रतिपादन, प्रतिपादन किए, किया। ठीक है ना, यानी समुच्चय के बारे में सबसे पहले जर्मन, जर्मन गणितज्ञ जो कि जॉर्ज कैंटर हैं, ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? सेट्स के बारे में बताया। ठीक है, सेट के बारे में सबसे पहले इन्हीं ने ही बताया। ठीक है, चलिए, इन्होंने बताया सेट्स के पहले में। कौन? जॉर्ज कैंटर। ठीक है, अब सेट का अर्थ क्या होता है? जमा करना, इकट्ठा करना या कलेक्शन, सेट का अर्थ में आता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से, अब देखते हैं सेट्स की परिभाषा क्या है। क्या है बाबू? सेट की परिभाषा क्या है? सेट का मतलब समझ गए। अब चलते हैं हम लोग सेट की परिभाषा देखने। ठीक है, चलिए। सेट का मतलब तो समझ ही गए, इकट्ठा करना या कलेक्शन करना होता है। ठीक है, अब इसको परिभाषा देंगे। ठीक है, चलिए, यहां पे देखेंगे, यहां पे लिखेंगे सेट्स की परिभाषा। ठीक है,
सेट्स की परिभाषा। ठीक है बाबू, सेट की परिभाषा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वस्तुओं की। आप देखिए, आप जब भी हम कहेंगे वस्तु कहेंगे, वस्तु कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? एलिमेंट। ठीक है, या अवयव, क्या कहेंगे? अवयव। तो आपको इन तीनों को एक ही समझना है, यानी वस्तु कहिए, एलिमेंट कहिए या अवयव कहिए, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है बाबू, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब भी आप एक ही समझिएगा। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो यहां पे लिखेंगे वस्तुओं को, परिभाषा में लिखेंगे वस्तुओं या अवयव को सुपरिभाषित सुपरिभाषित क्या है बाबू? सुपरिभाषित संग्रह को सेट्स या समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? यानी सेट किसको कहते हैं? तो सेट वैसे व्यक्ति को कहते हैं, वैसे वस्तु को कहते हैं जो सुपरिभाषित हो। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है जो सबके लिए एक जैसा हो, एक समान हो। सुपरिभाषित का भी मतलब यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब जो सबके लिए एक हो। ठीक है ना, जो सबके लिए एक हो या जो सबके लिए एक समान हो, या जो सबके लिए समान हो। समझ में आ गया ना? यानी सेट सुपरिभाषित का मतलब होता है जो सबके लिए समान हो। यानी हम ऐसे क्वेश्चन कहेंगे, जैसे कहेंगे आप महीना के 5 नाम बताइए, महीने के 5 नाम बताइए, तो कोई 12 को जो महीना है एक साल में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो उसी में से ना कोई 5 को बताएगा। ठीक है, इसका मतलब उससे बाहर कोई नहीं जाएगा। ठीक है ना, अगर वही कह दे कि भारत के 5 अच्छे हीरोइन के नाम बताइए, ये जवाब सबके लिए अलग अलग होगा। कोई आर्यभट्ट बताएगा, कोई ऐश्वर्या राय बताएगा, यानी सबका अलग अलग होगा कि नहीं? तो जो सबके लिए एक होंगे वही सेट होंगे या वही समुच्चय होंगे। ठीक है ना, बाकी जो अलग अलग होगा वो सेट या समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना, तो अभी देखेंगे कौन कौन ऐसी चीज है जो सेट होंगे, कौन कौन जो है नहीं सेट है। ठीक है ना, उसको भी हम, तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए एक हो या सबके लिए एक समान। मतलब वैसे जैसे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब एक ही होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका जवाब अलग अलग होता है। तो जिसका जवाब एक हो, जिसका मतलब आंसर एक हो, उसको हम लोग सेट कहते हैं। और जिसका आंसर या जिसका जवाब अलग अलग हो, उसको हम लोग सेट नहीं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना सेट किसको बोलते हैं? चलिए, तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब एग्जाम्पल हम देंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए एक हो, जिसका जवाब सब कोई एक ही देगा। ठीक है ना, अलग अलग नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, जो सबके लिए एक होगा। जैसे, ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए इसमें एग्जाम्पल में यहाँ पे कहें हम, ठीक है, कि 5 प्राकृतिक संख्या बताइए। क्या बताइएगा? 5 प्राकृत संख्या बताइए। संख्या तो बताइए, 5 प्राकृत संख्या मतलब 5 प्राकृतिक संख्या कोई बताएगा ना, दूसरा संख्या तो कोई नहीं बता सकता है ना। यानी इसमें से आप चाह के भी प्राकृतिक संख्या मतलब नहीं, जैसे मान कोई कहेगा 1 कहेगा, 2 कहेगा, 3, 4, 5, ठीक है ना, या 6 या 7, 8, 9, 10, कुछ भी कहिए, मतलब कुछ भी कहिए, तो आप प्राकृतिक संख्या ही कहिएगा, दूसरा कोई संख्या इसमें नहीं लाइएगा। ये नहीं कि पूर्ण संख्या इसमें ला दीजिएगा, या ये क्या कहते हैं इसमें, मतलब पूर्णांक संख्या लाइएगा, नहीं, ये सब नहीं लाइएगा। तो अब ये समझ में आएगा, मतलब सुपरिभाषित का मतलब होता है ना जो सबके लिए एक हो। जैसे आपसे कोई कहेगा महीना के नाम बताइए, क्या बताइए? महीना के नाम। तो महीना के नाम
कोई बताएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी आप बताइएगा, ठीक है। जनवरी बताइएगा, कोई फरवरी कहेगा, या मार्च कोई कह सकता है, ठीक है ना, या जून कोई कहे, मार्च या जून कोई कहेगा, या जुलाई कहेगा, समझ में आएगा ना। तो इस तरह आप आराम से बताइएगा, यानी सबके लिए क्या है, सुपरिभाषित है, क्या है, सबका जवाब जो है एक होगा, एक होगा, यानी सबको यही ना बताएगा महीना का। और कोई कहेगा सप्ताह के दिनों के नाम बताइए, क्या, सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम। तो कोई सप्ताह के दिन का जो नाम बताएगा, तो कोई बताएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई यही ना कहेगा, कहेगा कि नहीं। संडे कोई बताएगा, कोई फ्राइडे बताएगा, ठीक है, ठीक है, कोई जो है सैटरडे बताएगा, ये सब बताएगा कोई, ठीक है ना। यानी ये जो है जवाब सबका एक है, यानी सबका जवाब जब एक होगा तो वो सेट होगा, यानी सबका जवाब एक होगा तो वो सेट होगा, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों देखा जाए तो ये सब जो है सेट्स हैं, क्या है, सेट्स है, मतलब सेट है, ये सब जो है सेट है। अब जो है कौन कौन है जो सेट नहीं हो सकते हैं, वो भी देखना है, ठीक है। कौन कौन है जो सेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वो सब भी देखना है, ठीक है। जैसे इसमें और भी बहुत सारा कह दिया, कोई कहेगा भारत के राज्यों के नाम बताइए, क्या कहेगा कोई, भारत के राज्यों के नाम, राज्यों के नाम। तो कोई नाम है ना बताएगा, इसके 28 राज्य में से मतलब कोई आप बता सकते हैं, ये नहीं कि आप अपना नाम तो नहीं रखिए ना, कुछ नहीं ना रख सकते अपने हिसाब से, तो आप राज्यों के नाम नहीं ना मतलब बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, जो फिक्स है वो फिक्स है, आप उसी में से बताइएगा, 28 में से बताइएगा कि नहीं, ये सेट होगा। जैसे कोई कहेगा बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, ठीक है ना, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है ना, हरियाणा, ठीक है ना, ऐसे ही बताएगा, तो ये सब सेट होगा, यानी सेट वही होगा जिसका जवाब सबका जवाब। किससे पूछेगा बताइए, तो 5 राज्य के नाम बताइए बिहार के, सॉरी बिहार के करें मतलब भारत के, ठीक है ना, तो कोई भारत के 5 राज्यों के नाम ही बताएगा, ठीक है। कोई कहेगा बिहार के जिले के नाम बताइए, बिहार के जो 38 जिले हैं तो उसी में से ना कोई बताएगा, कोई वेस्ट चंपारण कहेगा, कोई कहेगा दरभंगा, मुंगेर, ठीक है, कोई बता सकता है ये सब, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं इसके, अब देखते हैं कौन कौन जो है सेट्स नहीं हो सकते हैं, कौन है जो सेट नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि सेट कौन वस्तु होगा या कौन एलिमेंट या कौन अवयव हो सकता है, जो सबके लिए एक होगा वही जो होगा सेट, ठीक है, बाकी सब जो है सेट नहीं होगा, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए, अब सेट कौन नहीं है, जैसे सेट कौन नहीं है, ठीक है। अब सेट इसमें कौन नहीं है, ठीक है, आपसे कहा जाए इसमें कौन जो है सेट नहीं है, तो यहां पे देखिएगा, अगर कोई कहेगा यहां पर कि भारत के 5 खूबसूरत, क्या है, खूबसूरत महिला के नाम, महिला के नाम बताइए, तो आप बता दीजिए। सबसे पहले कोई कहेगा अपने मम्मी का नाम लेगा, क्या कहेगा, कोई भी अपने माँ को ही सबसे खूबसूरत, सबसे स्मार्ट, सबसे इंटेलिजेंट मानता है कि नहीं, क्योंकि माँ अगर इंटेलिजेंट नहीं हो, खूबसूरत नहीं हो, तो फिर आपका पालन पोषण कैसे करती, इसका मतलब अच्छी है वो, ठीक है ना। तो सब कोई पहले तो अपने माँ का नाम बताएगा, मतलब अपने माँ का नाम लिखेगा, फिर उसके बाद अपने बहन का नाम लिखेगा, ठीक है, ये सब लिख देगा। उसके बाद अदर महिलाओं का नाम बताएगा, या कोई देखेगा हीरोइन लोगों का नाम भी बता सकता है कि नहीं, मतलब अलग अलग तरीका का इसका जवाब होगा। यानी इस सवाल ऐसा है ना, इसका जवाब सब कोई अपने अपने हिसाब से देगा, तो जब अपने अपने हिसाब से देगा तो इस सेट नहीं होगा, क्या है, सेट नहीं होगा। जब आप प्रश्नावली सोल्व कीजिएगा ना, तो प्रश्नावली में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रश्नावली में दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है उसमें, ठीक है बाबू। चलिए तो इसका जो जवाब है सबके लिए अलग अलग है, क्या लिखेंगे, ये सेट नहीं है, लिखेंगे ये सेट नहीं है क्योंकि
सॉरी, क्योंकि इसका उत्तर या जवाब सबका एक नहीं होगा। इसका उत्तर ठीक है ना, सबके लिए एक नहीं है, ठीक है ना। तो जब एक नहीं है तो ये जो है आपको सेट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, सेट नहीं। जैसे कोई कहेगा यहाँ पे ये भी कोई कह सकता है कि भारत के 5 खिलाड़ियों के नाम बताइए। क्या बताइएगा? भारत के 5 खिलाड़ियों ना होता है, खिलाड़ी होता है, ठीक है। खिलाड़ियों के नाम बताइए, नाम, ठीक है ना। भारत के 5 खिलाड़ियों के नाम क्या सेट हो सकता है? होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई कहेगा धोनी, कोई कहेगा कोहली, कोई कहेगा आपको ये, मतलब हम तो उतना क्रिकेट देखते नहीं है, इसलिए क्रिकेटरों का नाम उतना याद नहीं रहता है, ठीक है ना। तो सबके लिए अलग अलग होगा कि नहीं? सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ये भी सेट नहीं होगा। तो सेट कौन होगा? जिसका जवाब सबके लिए एक होगा वही सेट होगा, ठीक है। अगर जवाब अलग अलग होगा, सवाल मतलब आंसर अलग अलग होगा, तो वो सेट नहीं होगा। समझ में आ गया ना। तो आपको देगा बुक में प्रश्नावली 1.1 में कहेगा बताइए कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है हमसे पूछिए, आपसे पूछिए, अपने मम्मी से पूछिए या अदर शिक्षकों से पूछिएगा तो सबको एक ही बताएगा, ठीक है। तो वो सेट होगा, ठीक है। अगर सबको अगर अपने अपने हिसाब से लगेगा बताने अलग अलग, जिसका जवाब मतलब एक से ज्यादा होगा, तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है बाबू। समझ में आ गया ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, ठीक है। तो वैसे वस्तु या एलिमेंट्स, ठीक है ना, या अवयव जो सबके लिए एक होगा, ठीक है ना, वही सेट होगा, और अन्यथा वो नहीं होगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं सेट को कैसे लिखते हैं, लिखने की विधि क्या है। सेट्स को लिखने की विधि यहां पे देखेंगे, सेट्स को लिखने की विधि, ठीक है। सेट्स को लिखने की विधि क्या होती है? तो सेट को 2 विधि से लिखा जाता है। कितने विधि से बाबू? 2 विधि से। एक है रोस्टर रूप में, क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं रोस्टर विधि एक होता है, ठीक है। दूसरा का होता है आप लोगों को समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ये सेट्स बिल्ड फ्रॉम। क्या बोलते हैं? सेट्स बिल्ड, BUILDR, बिल्डर फ्रॉम, ठीक है। इस तरह इसको बोलते हैं दूसरा। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है सेट को कैसे लिखा जाता है, इसमें एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, फिर जो है इसमें कैसे लिखेंगे, ये सब समझेंगे। फिर सेट्स का प्रकार देखेंगे, फिर यूनियन इंटरसेक्शन देखेंगे, फिर फॉर्मूला देखेंगे। बहुत ज्यादा ही बहुत लंबा क्लास होगा, ठीक है ना। यानी ज्यादा अगर लंबा होगा 1 घंटा से ज्यादा तो नहीं बनाएंगे ना, ठीक है ना। 1 ही घंटा के अंदर हम सोचेंगे कि निपटा दे इसको, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं एलिमेंट को, इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखने के 2 विधि, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, एक होता है रोस्टर विधि, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक में देखते हैं रोस्टर विधि में कैसे एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है ना। रोस्टर विधि में कैसे एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है इस विधि में लिखेंगे, इस विधि में अवयव या एलिमेंट को, अवयव को, ठीक है, मझोले कोष्ठ के अंदर क्या लिखेंगे? मझोले कोष्ठ के अंदर, मझोले कोष्ठ
कोष्ठ के अंदर कोमा लगाकर, क्या, कोमा लगा कर, ठीक है, कोमा को लगा कर, ये म है, ठीक है, कोमा को लगा कर क्या करते हैं, लगा कर लिखते हैं, ठीक है बाबू। यानी इस विधि में अव्यय को क्या करते हैं, कोमा लगा कर लिखते हैं। और इसके कुछ शर्त है, इसका 2 शर्त है। एक तो इसका शर्त है कि इसमें अव्यय को दोबारा नहीं लिखते हैं, यानी एक अव्यय को एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, इसमें अवयवों को दोबारा नहीं लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है बाबू। इसमें जो है दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। और दूसरा का जो है, इसको कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, इसको कैपिटल लेटर से, ठीक है ना, लिखेंगे इसको, ठीक है ना, क्या, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको कैपिटल लेटर से हम लोग दर्शाते हैं या सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि इस विधि में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक शब्द दिया जाएगा कोई भी, ठीक है, और कहा जाएगा इसको रोस्टर रूप में लिखिए, इसके सेट्स को रोस्टर रूप में लिखिए। तो आपको याद रखना है कि इसमें कोई भी एलिमेंट को दोबारा आप नहीं लिख सकते हैं, एक एलिमेंट को एक बार लिखिएगा, ठीक है ना। और इसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। क्या है, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे मान के चलिए आपको इस तरह ए दिया जाएगा, फिर मझोला कोष्ठ दिया जाएगा, फिर ए बी सी डी, इस तरह लिखना है आपको, ठीक है ना। इसमें 2 ए नहीं है, 2 सी नहीं है, और मझोला कोष्ठ के अंदर है कि नहीं, ठीक है बाबू, मझोला कोष्ठ के अंदर है, ठीक है। और देखिए इसको सूचित किससे किया है, तो कैपिटल लेटर से, स्मॉल से नहीं सूचित करना है, ठीक है। चलिए इसके जैसे हम लोग देखते हैं, फिर समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपके सभी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। सभी कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे बाबू, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब जो है आपको कहा जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे संतोष शब्द है, क्या है, संतोष शब्द को रोस्टर रूप में लिखें। क्या लिखें, रोस्टर विधि से सेट में लिखें। क्या, रोस्टर विधि से सेट लिखें। क्या लिखेगा, सेट लिखें। इस तरह क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि संतोष शब्द को, ठीक है ना, रोस्टर विधि में सेट से लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना, अभी बताया है, इसको कैपिटल लेटर कोई भी ले लीजिए, बी लीजिए, ए लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और इसको, इसके अवयव लिखिए। इसके अवयव कितने हैं, जैसे एस है, तो आप जो है क्या लिखिएगा, यहाँ पर एस लिखिएगा, फिर ए है, फिर ए लिखिएगा, फिर एन है, फिर एन लिखिएगा, फिर टी है, फिर टी लिखिएगा, फिर ओ है, ओ लिखिएगा। और फिर देखिए यहाँ पे एस आ गया ना, यहाँ पर एस पहले ही लिख दिए हम, यहाँ पर भी एस है, तो इस एस को नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले ही बताया है कि इसमें एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता, एक एलिमेंट को एक ही बार आप लिखिएगा, ठीक है बाबू। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एच लिख देंगे, एस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। सॉरी, ये कोष्ठ यहाँ पे मझोला लिखेंगे, ठीक है ना, मझोला कोष्ठ ही लिखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ मझोला कोष्ठ ही देंगे, ठीक है। अब आपको कहा जाएगा, एक और क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे स्कूल है, स्कूल शब्द को रोस्टर विधि से सेट्स लिखें, यानी सेट लिखें, ठीक है। चलिए इस तरह दे दिया जाएगा।
तब आप क्या कीजिएगा, इसको उस तरह लिखिएगा, यहाँ पे कोई भी ले लीजिएगा, जैसे डी ही ले लीजिए, कोई कैपिटल लेटर लीजिएगा, यहाँ पे मझोला कोष्ठ लीजिएगा, और इसके एलिमेंट कितने हैं बताइए तो, इसके एलिमेंट एस है तो एस लिखिएगा, फिर सी है सी, फिर एच, कोमा लगा लगा कर लिखना है, ठीक है ना, ये नहीं कि छोड़ देंगे एक बार में हेस्ट हुआ नहीं मारना है, ठीक है ना, कोमा लगा, फिर क्या है एच। अब देखिए यहाँ पे दूगो एच है, सॉरी दूगो ओ है, दूगो ओ है कि नहीं, तो एक एक ओ लिखेंगे, एक ओ लिखेंगे और फिर एल लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह आराम से हम लोग लिख देंगे, ठीक है बाबू। तो इस तरह जब कोमा लगाकर मझोले कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है और एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है ना, दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। और जो है समुच्चय निर्माण में वहां पे एक तर्क दिया जाता है, वहां पे एक तर्क के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। अभी इन्हीं प्रश्नों को ऐसे ही क्वेश्चन हम समुच्चय निर्माण विधि में जब बताएंगे, आपको समझाएंगे, तो फिर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्लियर हो गया। यानी अब आपसे बहुत सारा ऐसे सब, अब सोचिए ना, सब बहुत सारा है, बहुत सारा है। कोई कहेगा 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को, चलिए अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है 10 से छोटी प्राकृत संख्या को रोस्टर विधि से सेट लिखें, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेगा, यहाँ पे कोई भी ए मान लीजिएगा, ए मझोला कोष्ठ दे दीजिएगा, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, इस तरह आराम से आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लिख दीजिएगा इस तरह, ठीक है। या कोई कहेगा प्राकृतिक संख्याओं को, या सम प्राकृतिक, यहाँ पे कोई कहेगा सम प्राकृत संख्याओं को रोस्टर विधि से सेट लिखें, ठीक है। सेट लिखें, ठीक है। तो बोलिए आप लिख दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी ले लीजिएगा, जैसे मान चलिए आप जेड ही ले लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, अब मझोला कोष्ठ दे दीजिएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, सम प्राकृतिक संख्याओं को रोस्टर, सम प्राकृतिक संख्या लिखिए, जैसे 2 4 6 8 10, इस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी यहाँ पे देकर और कोष्ठ बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रोस्टर रूप में लिखा जाता है, कौन सा है, रोस्टर रूप में, जिसको मझोले कोष्ठ के अंदर कोमा लगा कर लिखा जाता है, और एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते इसमें, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं दूसरा का जो मेथड बताए हैं, ठीक है बाबू, क्या बताए हैं, दूसरा जो मेथड बताए उस मेथड पे चलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, कितना एग्जाम्पल कोलोरो है, ठीक है ना, कितना एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है, बस आप समझ जाइएगा, फिर बुक सोल्व कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा का जो मेथड बताए थे समुच्चय निर्माण विधि, क्या बताए थे, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण विधि में इसमें एक विशेष प्रकार का तर्क दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इसमें एक विशेष प्रकार का तर्क दिया, लिखिए इसमें अवयवों को तबीयत मेरा खराब है, ठीक है, अवयवों को एक विशेष प्रकार के तर्क से
लिखते हैं, तर्क से लिखते हैं, तर्क से लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार का तर्क दिया जाता है। अब बताइए वो तर्क क्या दिया जाता है, वो जो है तर्क क्या दिया जाए। ठीक है ना, जैसे अभी हम बताए हैं एग्जाम क्वेश्चन में, जैसे संतोष शब्द बोले हैं, पहले आपसे लिखवाया है ना, संतोष एक शब्द है, यहां पे लिखेगा संतोष शब्द से समुच्चय निर्माण विधि द्वारा एक सेट्स बनाइए। ठीक है ना, संतोष शब्द से समुच्चय निर्माण विधि द्वारा, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा एक क्या बनाइए, हाँ एक सेट बनाइए, सेट्स बनाइए, बनाए। ठीक है, बनाइए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको यहां पे लिखिएगा। अब देखिए इसमें एक विशेष प्रकार तर्क क्या दिया, यहाँ पे छोड़ दिए हैं, यहाँ पे हमेशा इसको लिखा जाता है इस प्रकार, क्या इस तरह का, ये इस प्रकार, यहाँ पे लिखिए इस प्रकार, या इसको लिखा जाता है सच डैट, क्या लिखा जाता है, सच डैट। ठीक है ना, इसको इस प्रकार या सच डैट के द्वारा इसको लिखा जाता है। ठीक है ना, अब लिखते हैं, एक दो लिख देंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, सीधे दिमाग में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे संतोष शब्द बोले हैं, तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, इसको आप कोई भी मतलब कैपिटल लेटर, जैसे ए ही मान लीजिए, क्या है आप ए ही मान लीजिए, ये मान लीजिए, यहाँ पे मझोला कोट दीजिए, फिर यहाँ पे आप समझ लिए इसके एलिमेंट्स को हम एक्स माने हैं, एक्स। ठीक है, और एक्स जो है शब्द के लेटर है। ठीक है ना, इस तरह इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह और भी इसमें दे रहे हैं, और भी इसमें हम आप लोग को एग्जांपल दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है ना। अब कोई कहेगा प्राकृतिक संख्या क्या है, कोई इस तरह का आएगा, एक्स कोई एलिमेंट है, इस तरह दे दिया गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ठीक है, कोई कहेगा इसको समुच्चय निर्माण में सेट में लिखिए, क्या है समुच्चय निर्माण में इसको लिखना है, क्या है इसको लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, निर्माण विधि से लिखें। ठीक है ना, समुच्चय निर्माण विधि से आप कैसे इसको लिख सकते हैं बताइए। तो इसको यहाँ पे लिखिएगा, ये एक एलिमेंट है, सॉरी ये एक सेट है। ठीक है ना, इसमें x लिखेंगे और x सच डैट x क्या है, x देखिए प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे x एक प्राकृत संख्या है, क्या लिखेंगे प्राकृत संख्या है। ठीक है ना, इस तरह आराम से इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, आराम से, कोई जैसे अभी इस तरह दे दिया जाए, यहाँ पे y दे दिया जाए, y बराबर 1 दे दिया जाए, इस तरह आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह कहा जाए, इसको समुच्चय निर्माण में लिखिए। क्या लिखना है इसको, समुच्चय निर्माण विधि से इसको सेट में लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, यहाँ पे लिखेंगे y, क्या है बाबू y। ठीक है, और y जो है बिलोंग्स करता, मतलब सॉरी संबंध रखता है किससे, अब देखिए प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या है, मतलब 7 से छोटा प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 से छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है ना, इस तरह आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है ना, इसको एक तर्क में लिखा जाता है, जैसे ये क्या है ना, यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है, अच्छा अभी भी इस तरह कहा जाएगा इसको, जैसे आपसे कहा जाएगा यहाँ पर, जैसे x है, ठीक है, इसके एलिमेंट a b c d है। ठीक है ना, a b c d है, तो आप कैसे लिखिएगा, इसको आप कैसे लिखिएगा, तो इसको आप लिखिएगा इस तरह, एलिमेंट में समुच्चय निर्माण विधि बता रहे हैं a, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा x, x जो है किससे संबंध रखता है, ये देखिए क्या है ABCD के लेटर हैं,
मतलब अल्फाबेट के लेटर है। क्या है? अल्फाबेट के लेटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? अक्षर है। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया? ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? अक्षर है। इस तरह आराम से आप लिख दीजिए। जैसे कोई कहेगा आपसे, ठीक है ना, कि यहाँ पे जैसे एक और ले लीजिए x बराबर, यहाँ पे कोई कहेगा ये जनवरी ARY जनवरी हो गया, फरवरी FEBRUARY फरवरी हो गया। फिर आपसे कोई कहेगा मार्च, क्या है? मार्च, ठीक है ना। इसको जो है समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो इसको कैसे लिखिएगा आप बताइए तो? यहाँ पे लीजिए B, ठीक है ना, मझोले कोष्ठ दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा X, और X सच डेट X जो है किससे बिलोंग करता है बताइए? जनवरी फरवरी क्या है? ये हिंदी महीने मतलब अंग्रेजी महीने के नाम है। क्या है? अंग्रेजी महीने के नाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी महीने के नाम, ठीक है ना। या इसको लिखेंगे वर्ष के नाम, सॉरी वर्ष के तो नाम नहीं, महीना के नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी महीने के नाम है। क्या है? ये अंग्रेजी महीना के नाम है कि नहीं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये सब समझ आएगा ना बाबू? तो इतना। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे समुच्चय के प्रकार। क्या देखेंगे? समुच्चय के प्रकार। इतना जब क्लियर हो गया तो अब चलते हैं हम लोग समुच्चय के प्रकार पर। ठीक है, चलिए। अब तो समझ में आ गया आप लोगों को कि विल्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और जो है आपको रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। अब देखेंगे समुच्चय के प्रकार। क्या देखेंगे? समुच्चय के प्रकार। क्या देखेंगे बाबू? समुच्चय के प्रकार, ठीक है ना। तो ये 6-7 प्रकार के होता है। क्या है? 6-7 प्रकार के ये समुच्चय होते हैं। एक होते हैं आपको एक नंबर में लिखिएगा यहाँ पे परिमित समुच्चय। क्या होता है? परिमित समुच्चय, ठीक है। दूसरा का इसको हम लोग लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटेड सेट या लिमिट सेट इसको हम लोग बोलते हैं, जो लिमिट में रहते हैं। ठीक है। और दूसरा का हो गया अपरिमित। क्या लिखिएगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना, यानी अनलिमिटेड। क्या होता है? अनलिमिटेड सेट्स, ठीक है। चलिए, ये सब समझ में आ गया। उसके बाद होता है आपको उप समुच्चय। क्या होता है? उप समुच्चय, ठीक है, इस तरह। उसके बाद एक होता है सर्वात्रिक समुच्चय। क्या होता है? सर्वात्रिक समुच्चय, ठीक है। और जो होता है समान समुच्चय, ठीक है ना, इस तरह। और छठा नंबर क्या होता है? असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। और उसके बाद सातवां रिक्त समुच्चय, ठीक है, इस तरह। ये सब प्रकार हो गए। क्या है बाबू? ये सब प्रकार हो गए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब पहली बार जब हम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले तो कोई पढ़ाया नहीं है ना, तो पहली बार पढ़ा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक है कुछ मतलब नहीं याद आएगा, तो उसको थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। ठीक है बाबू। लेकिन आप लोग जितने थ्योरी दे रहे हैं सब परफेक्ट है। इसमें अभी तक एक भी मतलब नहीं छूटा है, आगे भी छूटेगा भी नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे? इसको एक एक करके इस सभी समुच्चय के बारे में हम जानेंगे। क्या एक एक करके जानेंगे, इसका रूल जानेंगे,
तब फिर हम बुक को बनाएंगे, ठीक है ना। और बुक का भी सभी प्रश्नावली हम बनवा देंगे आपको, ठीक है ना, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसके सब को एक एक करके हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, एक में था परिमित, परिमित समुच्चय, समुच्चय, ठीक है। यहां पे लिखेंगे वैसे सेट्स या समुच्चय, ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं, वैसा समुच्चय, समुच्चय, वैसा समुच्चय, ठीक है, वैसा समुच्चय जिसमें, जिसमें अवयव, अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों, अवयवों की संख्या निश्चित हो, क्या है, निश्चित हो, निश्चित हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना, अवयव की संख्या निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित। जैसे एक सेट रहेगा इस तरह, इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोष्ठ बंद रहेगा। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटिव नहीं ना दिखा रहा है, नहीं ना, नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें 5 गो अवयव फिक्स है, निश्चित है कि नहीं। एक दूसरा लीजिएगा, जब आप दूसरा ले लीजिएगा, जैसे ए बी सी डी ई, इस तरह लीजिएगा, तो अब देखिए इसमें भी क्या है, मतलब फिक्स है, 5-6 एलिमेंट है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर वहीं इसको अगर 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इस तरह इन्फिनिटिव दिखाते, तो आप नहीं समझ पाते कि इसमें कितने अवयव हैं, नहीं ना दिखाते, नहीं ना समझ पाते आप लोग, ठीक है ना। तो जो दिखाई देते हैं कि कितने अवयव हैं इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 गो इसमें है, 5 गो भी इसमें है, 3 गो भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे जे के एल, ठीक है ना, ये सब तो परमित है। इनमें परमित का मतलब होता है ना, जो लिमिट, इसका नाम है लिमिट सेट, क्या होता है, लिमिट, लिमिट सेट, लिमिट सेट इसको बोलते हैं हम। लिमिटेड वहां पे मतलब लिमिटेड लिखे थे, ठीक है, लेकिन ये लिमिट सेट होता है, इसमें लिमिट रहता है कि कौन वो सेट है, ठीक है। अब चलते हैं अनलिमिटेड यानी अनलिमिट सेट देखते हैं, ठीक है ना, उसमें कैसे उसको हम लोग देख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अवयव की संख्या आप नहीं गिन पाइएगा, ठीक है ना, अनलिमिटेड रहेंगे वहां पे अवयव, ठीक है ना। दूसरा क्या बोले थे, अनियमित, अनियमित, अनियमित नहीं, अनियमित नहीं, परिमित, एक अपरिमित, क्या होता है, अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित बाबू होगा, ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय या अनियमित समुच्चय भी इसको कहा जा सकता है। अनियमित तो नहीं हो सकता है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अपरिमित, अब अपरिमित में इसमें यहाँ पे लिखेंगे, इसमें अवयवों, अवयवों की, अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है, होता है, समझ में आएगा ना। इसमें अवयव की संख्या अनिश्चित होता है। जैसे देखिए इसमें आपसे कहा जाए, ये बराबर कोई ले लीजिए इस तरह 2 4 6 8 डॉट डॉट इस तरह की कर दीजिए। इसमें कोई नहीं जानता है कि कितने एलिमेंट, अभी तो 4 दिखाई दे रहा है, कि इंफिनिटी तक जाता है तो पता नहीं करोड़ों तक जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें रहते हैं, ठीक है, इस तरह रहते हैं यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह यहाँ पे आपको 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक रहते हैं इसमें, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, क्या है बाबू, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, समझ में आएगा ना। इस तरह आराम से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं रिक्त समुच्चय में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रिक्त समुच्चय 3 नंबर,
रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब इसका तो इसमें कोई इसका नाम है रिक्त। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। खाली क्या होता है? रिक्त का मतलब होता है खाली, कुछ ना रहेगा। तो ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अव्यय नहीं होते, आप लिखेंगे वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय, ठीक है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जिसमें क्या लिखेंगे? वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी, ठीक है ना, एलिमेंट या अवयव न हो। एलिमेंट या अवयव नहीं हो, ठीक है ना, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, नहीं हो, ठीक है ना, इसमें जो होते हैं एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है बाबू। चलिए, अब क्या होता है, इसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं? फाई से। यहाँ पे लिखेंगे इसको फाई। फाई इसको हम लोग पढ़ते हैं फाई। फाई इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फाई। फाई से दर्शाते हैं। समझ में आ गया ना? इसको क्या चीज हम लोग दर्शाते हैं? तो फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे एक ऐसा, मतलब जैसे इस तरह ले लिया जाए एक, अब इसमें कुछ भी नहीं है, इस तरह, जैसे सी एक रहेगा, इस तरह रहेगा, तो आप समझिएगा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यानी रिक्त समुच्चय है। क्या है बाबू? ये रिक्त समुच्चय, इसमें इसके अंदर कुछ नहीं होता है। अब जैसे देखिए, आपको मैं बता देता हूं एक एग्जाम्पल से। इस तरह कहा जाए आपको, जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और कहा जाएगा बी में जो एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है आपको क्या, ये यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, और कहा जाएगा ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी, अभी आगे चर्चा करेंगे इस पे, आगे इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ए यूनियन बी, ए यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो बताइए, तो इसमें 1 2 3 तक एलिमेंट है और इसमें 4 5 है, यानी कॉमन नहीं ना मिल रहा है। नहीं, इसमें अगर 4 होता तो हो जाता 4 कॉमन, या इसमें 3 होता 2 होता तो कॉमन हो जाता कि नहीं। यहाँ पे एक भी कॉमन नहीं है ना, तो इसको हम लोग फाई से दर्शाएंगे। क्या लगाएंगे? फाई से। क्या दर्शाएंगे हम लोग? फाई से दर्शाएंगे कि इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फाई है। फाई का मतलब जहां पे एक भी एलिमेंट नहीं होता है ना, वहां पे उसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं। समझ में आएगा ना? फाई। इसीलिए इसको कहा जाता है जहां कुछ नहीं पाई उसी का नाम है फाई। क्या कहिएगा बाबू? जहां कुछ नहीं पाई, ठीक है, जहां कुछ नहीं पाई, ठीक है ना, उसी को कहते हैं फाई। उसी को कहते हैं फाई। ठीक है, समझ में आया? जहां पे कुछ नहीं पाई उसी का नाम है फाई, चाहे उसी को कहते हैं फाई। ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना? जहां पे कुछ नहीं पाया जाएगा, पूरा रिक्त रहेगा, एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो उसी को हम लोग बोल देंगे और मतलब रिक्त समुच्चय। क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। समझ में आ गया ना? अरिक्त होता है, उसमें ना कुछ एलिमेंट रहता है, उसको अरिक्त कहते हैं। और जहां पे एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा उसको कहेंगे रिक्त समुच्चय। क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। बोलिए, समझ में आ गया ना रिक्त समुच्चय? चलिए, अब चलते हैं हम लोग इसके अगले समुच्चय में। परमित अपरमित हो गया, रिक्त हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब देखेंगे 4 नंबर समान समुच्चय। क्या लिखेंगे? समान समुच्चय, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे लिखेंगे वैसे दो समुच्चय, सॉरी वैसे दो, हाँ उस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे वैसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
समान हो। क्या हो? समान हो, ठीक है ना। वैसे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय, मतलब समान समुच्चय कहते हैं। जैसे आपको ए इस तरह रहेगा, इसमें 1 2 3 4 रहेंगे, ठीक है ना। फिर बी एक समुच्चय रहेगा, बी इस तरह रहेगा एक सेट, ठीक है ना, जिसमें 4 3 2 1। अब देखिए इसमें दोनों में अवयव की संख्या समान है कि नहीं? इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है ना। इसका मतलब क्या है? अब जैसे जेड एक और ले लिया जाएगा, ए सी डी एफ ले लिया जाएगा इस तरह, और एक लिया जाएगा एफ से एक और दर्शाया जाएगा, जिसमें आपको एफ डी सी और ए लिया। देखिए ये दोनों में क्या है? समुच्चय की संख्या समान है कि नहीं इन दोनों में? तो इसको कहेंगे ए बी के समान समुच्चय है या जेड एफ के समान समुच्चय है, ठीक है। इस तरह आराम से इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं इसके क्या अगले में, मतलब इसके 4 ना हुआ, अभी 5 6 7 भी देखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके अगले उप समुच्चय में। किसमें बाबू? उप समुच्चय में, यहाँ पे यानी कितने? 5 नंबर। 5 नंबर में देखेंगे उप समुच्चय, उप समुच्चय, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे 2 एलिमेंट, ठीक है ना, यानी ए के एलिमेंट अगर बी में हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे यदि ए के सभी, यदि ए के सभी अवयव बी में हो तो ए के सभी अवयव बी में हो तो ए बी का उप समुच्चय है। उप समुच्चय, चलिए इसको हम समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उप समुच्चय है, समझ में आ रहा है? देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग, और इसको सी से हम लोग सूचित करते हैं। क्या लिखते हैं? इसे, इससे, सी से नहीं, इसे इस तरह, इसे, ठीक है ना, सी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये सी की तरह ही होता है, ठीक है ना। चलिए अब जो है इसको क्या करेंगे, अब इसमें अवयव की संख्या क्या होती है? अवयव की संख्या के लिए, ठीक है ना, फॉर्मूला, इसमें अवयव की संख्या, ठीक है ना, उसके लिए सूत्र होता है, संख्या के लिए सूत्र जो है 2n² होता है, सॉरी 2 के पावर n होता है, केवल क्या होता है? 2 के पावर n होता है, ठीक है ना। अवयव की संख्या निकालने के लिए आप ऐसे फार्मूला का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे में अब देखिए, जैसे ए एक सेट है आपको 3 4 6 5, ठीक है ना, इस तरह दे दिया जाएगा, ठीक है। और बी भी एक सेट दिया जाएगा आपको, बी एक सेट दिया जाएगा, ठीक है। बी एक सेट दिया जाएगा जिसमें लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, इस तरह। अब देखिएगा यहाँ पर ए के सभी समुच्चय बी में है कि नहीं? बी में है ना, मतलब 1 2 3 4 5, इसमें भी है 1 2 3 4 5 और ज्यादा भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या किया जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा ए जो है बी का उप समुच्चय है। क्या है? ए जो है बी का उप समुच्चय। यहाँ पे लिखेंगे ए बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, समझ में आ गया ना। ए बी का क्या है? उप समुच्चय है, ठीक है ना। या इसको इस तरह लिखेंगे हम लोग, ये इस तरह करके इस तरह लिख देंगे, ठीक है ना। यानी ए जो समुच्चय है बी का उप समुच्चय है, ठीक है ना, इस तरह लिख देंगे। उप समुच्चय किसे कहते हैं? ठीक है, यानी ए के सभी अवयव अगर बी में है तो ए जो है बी का उप समुच्चय है, समझ में आ गया ना। चलिए अब चलते हैं इसके अगले, अब चलते हैं 6ठा नंबर देखते हैं, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, ठीक है बाबू। यहाँ पे लिखेंगे वैसे 2 समुच्चय, क्या लिखेंगे? वैसे
दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। क्या है? उभयनिष्ठ, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है ना, यानी वैसे दो अवयव जिसमें कोई भी मतलब अवयव जो है उभयनिष्ठ नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे हम। ये जैसे समुच्चय है 2 3 है, और एक 2 3 4, ठीक है, इस तरह दे दीजिए। और फिर एक बी ले लीजिए जिसमें हम लिखेंगे 6 7 8। ठीक है, देखिए इसमें कौनों अवयव मिल रहा है, इसमें है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पे है 5 6 7 8 है। ठीक है ना, तो ये सब अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे असंयुक्त स्व, मतलब जो असंयुक्त, क्या लिखेंगे? असंयुक्त समुच्चय। ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों मतलब ए जो है बराबर नहीं है बी के, इस तरह। ठीक है ना, बराबर ना है, कौन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना? तो इस तरह इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, लास्ट देखते हैं 7 नंबर, सर्वात्रिक समुच्चय। क्या देखते हैं? सर्वात्रिक समुच्चय। सर्वात्रिक समुच्चय, ठीक है ना, यानी वैसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। क्या होता है? वैसा समुच्चय, यहाँ पे लिखेंगे वैसा समुच्चय, ठीक है ना, जो सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। अधिसमुच्चय होता है। ठीक है ना, वैसा समुच्चय जो सभी समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है। चलिए जैसे देखते हैं, हम बता रहे हैं। ठीक है ना, अब इसे यू से सूचित करते हैं। क्या? इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जो है हम लोग यूनिवर्सल सेट्स बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है ना, इसीलिए इसे यू से सूचित करते हैं। इसे यू, क्या लिखेंगे बाबू? यू से सूचित करते हैं। इसे यू से सूचित करते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? यू से, यूनिवर्सल सेट को। अब जैसे देखिए, एग्जांपल जैसे देंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है। फिर बी कोई सेट है इस तरह 4 5 6 7 8, इस तरह। ठीक है बाबू, अब कोई कहेगा ये दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यानी यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल जो सेट होगा ना, ये दोनों के अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय मतलब उसमें जो है ये दोनों के एलिमेंट रहेंगे उसमें, जो है नहीं, अधिसमुच्चय अगर इस तरह रहेगा 1 2 3 4, ठीक है ना, फिर 5 6 7 8, ठीक है ना, इस तरह हो गया। तो ये हो गया ये दोनों का यूनिवर्सल सेट, यानी इस दोनों का जो अवयव देखिएगा इसमें है कि नहीं, यानी इस सभी समुच्चय का बाप है। यानी जितना समुच्चय रहेगा 4 गो 5 गो 6 गो, उसका सभी एलिमेंट इसमें रहेगा। यानी इसको बोलते हैं समुच्चयों का गॉड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय का बाप या गॉड। यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, ठीक है ना। इसे सभी समुच्चयों का गॉड या बाप कहते हैं। क्या है? गॉड या बाप कहते हैं, ठीक है ना। इस सभी समुच्चय का गॉड होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका एलिमेंट इसमें है तो इसका बाप ये है, हक हो है, फिर इसका भी है तो इसका भी बाप है, यानी सबका बाप ही है, ठीक है ना, क्योंकि सबका एलिमेंट जो है इसमें
पाया जाता है। ठीक है ना, कुछ भी आप दीजिए, बहुत सारा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, सर्वात्रिक समुच्चय बहुत बड़ा है, आपको कहा जाएगा निकालने के लिए बुक में। ठीक है ना, चलिए एक दो और एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं इसमें। ठीक है ना, सर्वात्रिक समुच्चय का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल, जैसे मान चलिए ये कोई सेट है, यहाँ पे ए बी सी, फिर सी कोई सेट है आपको यहाँ पे बी एफ सी। ठीक है, फिर डी कोई समुच्चय इस तरह। ठीक है ना, ई एफ इस तरह रहेगा। ठीक है ना, और मान चलिए एच कोई समुच्चय है आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे डी जी एच इस तरह है। ठीक है, तो कोई कहेगा इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्या होगा यूनिवर्सल सेट क्या होगा बताइए। तो वैसे सेट इस सभी का अधिसमुच्चय, मतलब सबका एलिमेंट इसमें रहेगा, इसमें इस सबका एलिमेंट रहेगा। जैसे लिखना दीजिए ए बी सी, फिर डी लिखिए, एफ लिखिए, फिर ई लिखिए। ठीक है, एफ वगैरह जी, उसके बाद एच। अब देखिए इस सभी का एलिमेंट इसमें है कि नहीं, बी भी है, ए भी है, ए बी सी ए है, डी एफ सी, यहाँ पे डी एफ सी यहाँ पे दो बार नहीं लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। ठीक है ना, और ये सब ई एफ है। ठीक है ना, तो ई इस महिला है, एफ महिला है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी वैसा समुच्चय जो सबका बाप हो। अब देखिए सबका बाप है कि नहीं, सब कौन है जो है इसी से मिलकर बना है, यानी एकरे में से सब मिलकर बना है ना, तो इस सबका बाप है या गॉड है, इसको बोलते हैं। समझ में आएगा बाबू, इस तरह इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फार्मूला पर, कुछ फार्मूला देख लेते हैं इसका। ठीक है ना, चलिए तो कुछ देखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन यूनियन फार्मूला, फार्मूलाज। ठीक है ना, फार्मूला देखेंगे इसमें। यहाँ पे देखेंगे समुच्चयों का सम्मेलन, यानी इसको बोलते हैं सेट्स ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स, यानी यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक है ना, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसमें एक में जो फॉर्मूला होता है इसको लिखा जाएगा ए यूनियन को हम लोग इस तरह लिखते हैं, यूनियन को हम लोग इस तरह लिखते हैं। ठीक है ना, यूनियन को एक आएगा इंटरसेक्शन, क्या आएगा, एक आएगा इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन को इसी को हम लोग नीचे में लिखेंगे इस तरह। ठीक है, इंटरसेक्शन को। ठीक है, तो इसके बाद ये आएगा, इस यूनियन के बाद ये आएगा। ठीक है ना, चलिए तो ए यूनियन बी अगर है, ठीक है, तो बी यूनियन ए भी हो जाएगा। क्या है, ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा। दूसरा का अगर है ए यूनियन बी, इसका होल यूनियन अगर सी है, ए यूनियन फिर यहाँ पे बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह। अगर जो है यहाँ पे है तीसरा का नंबर ए यूनियन अगर फाई है तो यहाँ पे फाई ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला है अगर यूनिवर्सल यूनियन ए है तो ये आपका यूनिवर्सल ही होगा। क्या है, यूनिवर्सल यूनियन ए है तो यूनिवर्सल। पांचवा जो है इसका, अगर ए यूनियन ए है तो ये ही होगा। ठीक है ना, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है ना, इसके बारे में बता रहे हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है सम्मिलित। सम्मिलित मतलब जो दोनों में है, क्या है, जो दोनों में है उसको लिख। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब सर्वनिष्ठ, इसको हम लोग लिखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ माने जो सभी में हो, दोनों है, तीनों में, सब में। ठीक है, अब इसका भी रूल होता है। क्या होता है, इसका भी रूल होता है, रूल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होता है, रूल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, रूल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर इसको अब देखिए इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे सूचित करते हैं बताए है ना,
इसको इस तरह सूचित करते हैं, जैसे इस तरह, ठीक है ना। यूनियन को हम लोग यू से सूचित करते हैं, तो इंटरसेक्शन को नीचे की तरफ घुमाते हैं, ठीक है।